जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी की सीरीज में हमने क्लास 6 से लेकर के 9 तक की एनसीईआरटी पॉलिटी को कंप्लीट कर दिया है एंड इसकी सभी क्लासेस हमारे इसी दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी गई हैं। एंड फाइनली आज से हम क्लास 10th की एनसीईआरटी पॉलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 2 एंड इसमें टोटल 5 चैप्टर दिए गए हैं और आज की इस क्लास में हम सबसे पहले इसके टोटल सिलेबस को समझेंगे, फिर चैप्टर नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक क्लास 6 से लेकर के 9 तक की एनसीईआरटी पॉलिटी को नहीं पढ़ा है और आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। दी गई प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी पॉलिटी के सिलेबस की। देखो, क्लास 10th की एनसीईआरटी पॉलिटी की बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 2 और यही अगर आप क्लास 9 की एनसीईआरटी पॉलिटी की बुक का नाम देखोगे तो है लोकतांत्रिक राजनीति 1। अब यहां पर केवल नाम में ही समानता नहीं है, मुद्दे की बात यह है कि क्लास 9 की एनसीईआरटी पॉलिटी में बहुत सारी बेसिक जानकारियां आपको दी गई थी। जिन टॉपिक्स पर बेसिक जानकारियां क्लास 9 की एनसीईआरटी पॉलिटी में दी गई थी उन टॉपिक्स को डिटेल में आपको क्लास 10th में यहां पर पढ़ना है। तो अगर आपने अभी तक क्लास 9 की एनसीईआरटी पॉलिटी को नहीं पढ़ा है तो प्लीज क्लास 10 की एनसीईआरटी पॉलिटी को पढ़ने से पहले क्लास 9 की एनसीईआरटी पॉलिटी को जरूर पढ़ लेना और अगर आप पढ़ चुके हो तो एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम एक एक करके सभी चैप्टर्स में देख लेते हैं कि आपको किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। देखो, इस चैप्टर में मुख्य रूप से सत्ता की साझेदारी के अर्थ और इसके आवश्यक कारणों पर चर्चा की गई है। इसमें बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के जरिए यह समझाया गया है कि सत्ता का बंटवारा किस प्रकार सामाजिक तनाव को कम कर सकता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अलावा इस चैप्टर में सत्ता के साझेदारी के विभिन्न प्रारूपों जैसे कि सरकार के अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, फिर सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की जो साझेदारी है, जो बंटवारा है, यह किस तरह से होता है, इसके विषय में यहां पर बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की तो चैप्टर का नाम है संघवाद। यह बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां दी गई जैसे कि संघवाद का अर्थ और इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में बताया गया कि भारत में किस तरह से व्यवस्था कार्य करती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है और विभिन्न राज्यों के साथ किस प्रकार का संबंध होता है, इस पर भी चर्चा की गई है। फिर चैप्टर नंबर 3 का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। बहुत बड़ा चैप्टर ये भी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें लैंगिक असमानता, धर्म और राजनीति और जाति व्यवस्था जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारियां दी गई हैं। आप इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे ये जो मुद्दे हैं जाति, धर्म और लैंगिक असमानता समानता वाले, ये राजनीति को प्रभावित करते हैं और लोकतंत्र पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। इसमें इसके विषय में बताया गया है। फिर चैप्टर नंबर 4 का नाम है राजनीतिक दल। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें राजनीतिक दल क्या होते हैं, वे क्या कार्य करते हैं, लोकतंत्र में उनकी क्या आवश्यकता है और भारत में प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, ये सारी जानकारियां इसमें दी गई हैं। फिर चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। ये काफी बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, इसमें लोकतंत्र के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, कोई एक दो नहीं, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। जैसे कि लोकतांत्रिक सरकारें किस प्रकार जवाबदेह और उत्तरदायी होती हैं। जब भी कोई घटना घटित होती है, कार्य करती है तो उसके प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी दोनों होती हैं। ठीक है, आर्थिक विकास के साथ लोकतंत्र की तुलना करेंगे यहां पर हम कि भाई जो लोकतांत्रिक सरकार होती है ये किस तरह से आर्थिक विकास करती है। ठीक है, इसके अलावा असमानता और गरीबी को कम करने में लोकतंत्र कितना सफल और असफल रहता है, गरीबी को कम करने में इसकी क्या भूमिका रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में लोकतंत्र की क्या भूमिका है, इस पर भी यहां पर जानकारियां दी गई हैं। इसके अलावा नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता के मामले में लोकतंत्र के जो परिणाम आते हैं, इस पर भी इस चैप्टर में जानकारियां दी गई जिस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इंपॉर्टेंट जानकारियां सभी में दी गई हैं। अच्छा, यहां पर अगर सिलेबस की बात की जाए कि हमने कौन सी एनसीईआरटी को कवर किया हुआ है
तो एनसीईआरटी के सीरीज में हमने सन 2023 से लेकर के 25 तक के सिलेबस को कवर किया हुआ है, अर्थात सन 2023, 24 और 25 इन तीनों सालों की एनसीईआरटी और इसमें होने वाले बदलावों का संपूर्ण निचोड़ यहां पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यहां पर अगर बात की जाए कि एनसीईआरटी की हमारी क्लासेस एंड जो नोट्स हैं ये स्पेशली के लोगों के लिए हैं, तो इसे हमने स्पेशली सिविल सर्विस एग्जाम अर्थात यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जैसे कि एसएससी, रेलवे, बीपीएससी तैयारी, सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, रीट, डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो भी आप हमारी एनसीईआरटी की इन क्लासेस एंड नोट्स का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि यहां पर हम हर एक टॉपिक को बेसिक्स के साथ फुल डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, उससे बनने वाले प्रश्न समझ में आ जाए और उसे आप आसानी से याद कर पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में हमारे इसी चैनल पर प्रोवाइड की जा रही हैं और चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो जाकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अदरवाइज आप सर्च कर लेना दृढ़ संकल्प ऑफिशियल, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ये हैंडल है, सर्च कर लेना, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, फेसबुक की भी दी गई है। बाकी अगर आप हमारे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करना चाहते हो या टेस्ट सीरीज या कोर्स, तो अभी कभी हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, अदरवाइज आप ये नाम सर्च कर लेना। ठीक है, और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या शिक्षक भर्ती जैसे कि टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो मैं आपको हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स रिकमेंड करूंगा। इससे बेटर कोर्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अभी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो आइए इस कोर्स के विषय में और ऑफर के विषय में आपको बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कवर कर रहे हैं। फीचर्स के आधार पर ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर है, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको जो क्वालिटी कंटेंट एंड फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये 10 से 15,000 रुपए के कोर्सेस में भी और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसमें हम आपको सबसे पहले स्पेशल रिकॉर्डेड क्लासेस एंड स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इन दोनों को बनाते समय हम काफी रिसर्च करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग से हाईलाइट करके रखते हैं, जिससे कि उन पर फोकस कर पाए आप और रिवीजन के टाइम पर उनको समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे। और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप दिया गया है। साथ ही साथ इस कोर्स का सबसे हाईलाइटेड फीचर मिलता है टेस्ट सीरीज और क्विज। देखो, इसमें हम आपको जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी टेस्ट सीरीज आपको और कहीं भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हम इसमें हर एक चैप्टर पर कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक से बनने वाले सभी तरह के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाए। एंड चूंकि हमारा ये कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है, इसलिए आप किसी भी एग्जाम, देखो इस कोर्स को स्पेशली हमने यूपीएससी वालों के लिए बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप इसके अलावा एसएससी की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में हम हर एक टॉपिक को बेसिक्स के साथ गहराई से एडवांस लेवल तक कवर करते हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को समझना आपके लिए आसान रहे। एंड चूंकि मैं काफी लंबे समय से यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि हर बच्चा पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसी बात का ध्यान रखते हुए मैंने हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की सभी क्लासेस को कंप्लीटली फ्री कर दिया, जो कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल एंड हमारे दृढ़ संकल्प ऐप दोनों ही जगह पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप अभी तक की आई हुई क्लासेस देखना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट दे दी है, प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। एंड हाँ, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी कभी प्ले स्टोर से हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लेना, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके, फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको ओनली नोट्स चाहिए हैं तो ओनली नोट्स पर क्लिक कीजिएगा, ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए तो ओनली टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स या किसी एक सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए तो वो भी आप पेड कोर्स पर जाकर के परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको देखना है कि कैसा कंटेंट है, वो फ्री कंटेंट में जाकर के आप देख सकते हो कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। एंड हाँ, कूपन कोड अभिषेक सर, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर कोर्सेस में आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप नोट्स परचेस कर रहे हो तो उसमें भी जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा मिलेगा। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके कोर्सेस एंड नोट्स को परचेस कर सकते हो डिस्काउंट के साथ। अभी 25 चल रहा है, आगे जो भी होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मुख्य टॉपिक पर फोकस करते हैं।
तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में आपको क्या-क्या पढ़ना है ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आइए एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन-कौन से मुख्य टॉपिक दिए गए हैं और इन टॉपिक्स में आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में ये टोटल 4 टॉपिक दिए गए, जिसमें पहला है सत्ता की साझेदारी का अर्थ। इसमें आपको समझना है कि सत्ता की साझेदारी क्या है और लोकतंत्र के लिए सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। दूसरा है बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण। इसमें आपको समझना है कि इन दोनों देशों ने सत्ता का बंटवारा कैसे किया और इस सत्ता के बंटवारे का परिणाम क्या हुआ। ठीक है। तीसरे टॉपिक में आपको सत्ता की साझेदारी की जरूरत के पक्ष में दो मुख्य तर्क मिलते हैं, एक है युक्तिपरक और दूसरा नैतिक। इन दोनों तर्कों को एक एक करके समझना है। फिर चौथे टॉपिक में आपको सत्ता की साझेदारी के रूप समझने हैं। यहां पर 4 प्रमुख तरीके दिए गए, इन चारों तरीकों को आप एक एक करके चैप्टर में समझेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारी ये क्लास समझ में आती है, हर एक टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले परिचय दिया गया है। अब परिचय में क्या है कि 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, साथ ही साथ चैप्टर और आगे की एनसीईआरटी क्लासेस के विषय में बताया गया। ठीक है। क्लास 10 के एनसीईआरटी के विषय में बताया गया है, तो इसको समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सत्ता की ताकत होती है उसे केवल एक केंद्र तक सीमित करके नहीं रखा जाता। अर्थात किसी एक व्यक्ति या एक केंद्र के पास सारी ताकत नहीं रखी जाती है। लोकतंत्र में क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में सत्ता को विकेंद्रित कर दिया जाता है, अर्थात बांट दिया जाता है। जहां पर विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका लोगों को न्याय दिलाती है। और साथ ही साथ जब भी कोई कानून बनता है और लोग उसका विरोध करते हैं तो उस कानून की जांच करती है। अगर वो कानून सही है तो उसे लागू होने देती है, और अगर कानून सही नहीं है तो उसको रद्द करने का काम भी न्यायपालिका को ही करना होता है। ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि सत्ता की ताकत किसी एक केंद्र के पास में नहीं रहती है। इस सत्ता की ताकत को विकेंद्रित कर दिया जाता है, अर्थात कई केंद्रों में बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है, लोकतंत्र के कामकाज के लिए यह बहुत जरूरी होता है, लोकतंत्र के कामकाज के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। बेल्जियम और श्रीलंका की 2 घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। अर्थात क्लास 10 के एनसीईआरटी पॉलिटी में जो पहले के 3 चैप्टर दिए गए, अर्थात चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3, इन तीनों चैप्टर में आपको सत्ता के बंटवारे को समझना है। सत्ता के बंटवारे को विभिन्न तरीकों से आप समझोगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में बेल्जियम और श्रीलंका की 2 घटनाएं दी गई जिन्हें आपको समझना है, और इन घटनाओं के माध्यम से आप ये समझेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, वो सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह से निपटती हैं। ठीक है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। ठीक है। जो कि आप यहां पर समझेंगे। ठीक है। इसके अलावा इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। ठीक है। तो यहां पर आज के इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपको यह समझना है कि सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों है। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगले 2 अध्यायों में सत्ता के बंटवारे को और बारीकी से समझेंगे। अब हम यहां पर बात करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की। ठीक है। अब यहां पर आपको सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों देशों की जो जातीय बुनावट है, ठीक है, जो ज्योग्राफिकल चीजें, उनको समझना है। फिर इन्होंने सत्ता का बंटवारा कैसे किया वो आप समझेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की। ये आपके सामने बेल्जियम का नक्शा दिया गया, यहां पर आप देख सकते हो। अब इस नक्शे में पहले समझ लो कि यहां की जातीय बुनावट कैसे है, फिर हम लिखित रूप से जानकारियां दी गई उनको एक्सप्लेन करेंगे। अब यहां पर जो आपको ये पीला वाला एरिया मिलता है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये फ्लेमिश इलाका है और यहां पर डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है। फ्लेमिश इलाका है और डच भाषी लोग रहते हैं। जो आपका ये रेड वाला एरिया है, ठीक है, ये रेड वाला एरिया, ठीक है, रेड वाला एरिया बेलोन इलाका कहा जाता है और यहां पर फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं। ठीक है। ये जो आपका ऑरेंज वाला छोटा सा एरिया, ये राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है। और यहां पर क्या है कि लगभग सभी भाषाओं के लोग रहते हैं। इसको भी हम आगे चल करके बताएंगे। बस इतना समझ लो कि ये राजधानी है ब्रुसेल्स। एंड जो ये थोड़ा सा ग्राफिक्स वाला एरिया दिया गया, जहां पर ब्लू लाइन की गई है, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर जर्मन भाषी लोग रहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को थोड़ा डिटेल में अब यहां पर आप समझना। ठीक है। कहा जा रहा है कि भैया
बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अब इसे थोड़ा एक ही बार में समझ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए एक ही बार में सारा पढ़ दिया। अब समझ लो, कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो आपका ये बेल्जियम देश है, ठीक है, ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो हरियाणा से भी छोटा है। हरियाणा राज्य आप देख लो, उससे भी छोटा है, ठीक है। अगर सीमाएं बात की जाए कि किस किस देश से लगती है, तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, इन 4 देशों से इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं वो लगती हैं। आबादी की बात की जाए तो हरियाणा की आबादी से करीब आधी आबादी यहां पर रहती है, मान लो करोड़ के आसपास, ठीक है। तो आबादी भी यहां पर बहुत कम है, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, लेकिन हरियाणा के से आधी है, ठीक है। और हरियाणा से छोटा राज्य है ये। आगे बढ़ते हैं। इस छोटे से देश में अब अगर जातीय बनावट की बात की जाए, ठीक है, जातीय बनावट की, तो इसे मैप के साथ में समझो। 59% लोग जो है फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, अर्थात इस पीले वाले इलाके में रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर इतना और समझना कि जो पीला वाला इलाका है वो आपको मैप में कितना दिख रहा है और रेड वाला एरिया कितना दिख रहा है, ठीक है। रेड वाला एरिया ऑब्वियसली हमें यहां पर ज्यादा लग रहा है और पीला वाला कम लग रहा है, ठीक है। तो देश में 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और ये डच बोलते हैं, ठीक है। तो डच लोग जो है वो इस इलाके में रहते हैं, ठीक है। फिर 40% लोग जो है वो बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, जो कि आपके इस इलाके में रहते हैं, ये रेड वाले एरिया में, ठीक है। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये बोलते हैं फ्रेंच भाषा, और ये डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, 1% लोग जर्मन बोलते हैं, जो कि इस इलाके में रहते हैं यहां पर। ये कितने? मात्र 1% हैं। ये आपको मिलते हैं 40% और ये मिलते हैं 59%। तो 59 और 160 हो गया और 40 पूरे हो गए 100%। अब अगर बात की जाए इस एरिया की, जो कि ऑरेंज वाला है, तो ये है राजधानी। अब राजधानी में कितने परसेंट कौन लोग रहते हैं? तो राजधानी में 80% लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे फ्रेंच और 20% लोग मिलेंगे डच, ठीक है। अब अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो देश में जो डच लोगों की आबादी है वो है 59%। इसके बाद भी राजधानी में आपको जो फ्रेंच लोग हैं वो ज्यादा मिलते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जो डच लोग हैं, ठीक है, जो डच लोग हैं उनके पास शिक्षा, संसाधन और संपत्ति की काफी कमी है। और यहां पर जो ये फ्रेंच भाषी लोग हैं इनके पास शिक्षा, संसाधन और संपत्ति, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पीले वाले इलाके में जो लोग रहते हैं, जो डच लोग रहते हैं, ये उतनी उन्नति नहीं कर पाए, ये समृद्ध नहीं है, ये कम समृद्ध हैं। और जो आपके रेड वाले एरिया में फ्रेंच लोग रहते हैं ये समृद्धशाली। इसीलिए राजधानी में 80% समृद्धशाली फ्रेंच लोग रहते हैं और 20% ये डच लोग रहते हैं जो कि समृद्ध नहीं है, मतलब अगर पूरे देश के लिहाज से अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझो कि क्यों समृद्ध नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो अगले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। देश में केवल इनकी संख्या 40% है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो अन्य लोगों की तुलना में ये ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है, इसीलिए राजधानी में इनकी संख्या 80% है, ठीक है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों की इस स्थिति से नाराजगी थी। देखो, जो डच भाषी लोग हैं इनकी संख्या तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इनको शिक्षा और विकास के जो लाभ मिले हैं वो बहुत बाद में जाकर के मिल पाए। इससे इनके अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी थी कि भाई इनकी संख्या देश में ज्यादा है, इसके बाद भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में, यानी कि इन 20 सालों में, ठीक है, 50 से 60 और 60 से 70 के दशक में अगर आप देखोगे, यानी कि इन 20 सालों में डच और फ्रेंच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा, काफी तनाव बढ़ा, लड़ाई झगड़े भी हुए, डिशुम डिशुम हुआ होगा, ठीक है। इस टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा था। ब्रुसेल्स जो कि राजधानी है, यहां पर इस टकराव का सबसे तीखा, सबसे भयावह रूप देखने को मिला था, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले संख्या में अपेक्षाकृत ज्यादा थे और लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। यानी डच भाषी लोग संख्या में तो बहुत थे, लेकिन इनके पास में धन, समृद्धि, संपत्ति, ये चीजें नहीं थी। इसी को लेकर के 1950 और 60 के दशक में यहां पर काफी ज्यादा तनाव, लड़ाई झगड़े देखने को मिले थे डच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच में, क्योंकि जो डच लोग थे वो नाराज थे अपनी स्थिति को लेकर के
इनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उस तरह के व्यवहार को लेकर के, ठीक है। तो आपने मैप देख लिया और इस बेल्जियम की स्थिति को देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की स्थिति को, ठीक है। फिर एक एक करके दोनों ने किस तरह से सत्ता का बंटवारा किया इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो श्रीलंका का आपके सामने मैप दिया गया है। मैप में हम एक बार देख लेते हैं। तो मैप में जो आपको ये पीला वाला एरिया मिलता है, ठीक है, कौन सा, ये पीला वाला, ठीक है। ये पीला वाला सिंगली लोग यहां पर ज्यादा रहते हैं, ठीक है। पीले वाले एरिया में सिंगली लोग रहते हैं। फिर जो आपको ये ऑरेंज वाला मिलता है, ये किनारे किनारे वाला ऑरेंज, ये, ठीक है, यहां पर रहते हैं श्रीलंकाई तमिल, ठीक है। और जो रेड वाला है ये, ठीक है, यहां पर रहते हैं भारतवंशी तमिल। अब भारतवंशी तमिल कौन है और श्रीलंकाई तमिल कौन है, अभी हम आगे आपको समझाएंगे, ठीक है। एंड जो ये आपको धब्बे टाइप के दिख रहे हैं, लाइन लाइन वाले, ये, ठीक है, ये ये वाले, ठीक है, ये इन धब्बे वाले इलाकों में रहते हैं आपके मुसलमान लोग, ठीक है। अब इसे हम एक बार लिखित रूप से जानकारी दी गई उसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। अच्छा, द्वीपीय देश किसे कहते हैं भी समझ लो। जो देश चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे कहते हैं द्वीपीय देश, और जो देश तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। हमारा भारतीय जो भारत देश है ये एक प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय क्योंकि अगर आप हमारे भारत को देखो तो कुछ इस तरह से, इधर आपको मिलता है पाकिस्तान, इधर मिलता है आपका चाइना, ये मिलता है, ठीक है, इधर आपको मिलता है बांग्लादेश। अब इस तरह से देखा जाए तो ये जो आपका उत्तर वाला एरिया, ये, ठीक है, यहां पर आपको मिलता है हिमालय पर्वत, ठीक है। और इधर आपको भूखंड मिल जाता है, इधर आपको मिलता है सागर, इधर मिलता है सागर, इधर मिलता है सागर, ठीक है। तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ, इसलिए भारत को कहा जाता है प्रायद्वीप, ठीक है। और अगर हम देखें श्रीलंका को तो ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, कितने, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ, इसलिए श्रीलंका को कहा जाता है क्या, द्वीपीय देश, ठीक है। और अगर कोई मतलब देश ना होकर के कोई भूखंड है तो उसे द्वीप समूह कहा जाता है, फिर द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका क्या है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। तो इसकी जो आबादी है 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर आपको मिलती है श्रीलंका की आबादी। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। हाँ, अगर हम दक्षिणी एशिया की बात करें तो दक्षिणी एशिया में हमारा भारत भी आता है, श्रीलंका भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, पाकिस्तान हाँ आता होगा, ठीक है, एंड बांग्लादेश भी आता है, ठीक है। तो दक्षिणी एशिया में यानी कि एशिया के दक्षिण इलाके में रहे जो देश हैं उनकी अगर बात की जाए तो ये श्रीलंका भी आपका दक्षिणी एशिया का ही हिस्सा है। और इस श्रीलंका में आपको कई जातीय समूह के लोग मिलेंगे, अर्थात यहां पर भी विविधताएं बहुत अधिक है। सबसे प्रमुख जातीय समूह जो यहां पर रहता है वो आपको मिलता है सामाजिक समूह, वो है सिंघलियों का, ठीक है। कितने परसेंट है, तो 74% आबादी यहां पर आपको मिलती है सिंगली समुदाय के लोगों की, ठीक है। फिर तमिलों की आबादी मिलती है कुल 18%, ठीक है। अब जो तमिलों की 18% संख्या है वो श्रीलंकाई और भारतवंशी इन दोनों को मिला करके है, ठीक है। अब तमिलों में दो समूह है, एक आपको मिलता है श्रीलंकाई मूल के तमिल जो कि है यहां पर 13%, कितने, 13%, ठीक है। ये आपको देश के किनारे वाले हिस्से में ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कितने, 13% है। फिर अगर हम हिंदुस्तानी तमिल की बात करें तो ये मिलते हैं आपको कुल 5%, जो कि देश के बीच वाले इलाके में ऐसे जगह जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह आपके मन में सवाल होगा कि भैया हिंदुस्तानी तमिल कौन है। तो ये औपनिवेशिक शासन काल में बागान में काम करने के लिए भारत से ले जाए गए लोगों की संतानें। औपनिवेशिक काल अर्थात जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, जब हमारा भारत देश गुलाम था, तो अंग्रेजों ने बहुत से लोगों को भारत से विदेश लेकर के गए थे बागानों में काम करवाने के लिए, ठीक है। तो वहीं श्रीलंका में भी कुछ लोगों को लेकर के गए, जिन लोगों को वहां पर लेकर के गए वो वहीं पर रहे, उनके बच्चे वहां पर पैदा हुए और आज उन्हें भारतवंशी तमिल कहा जाता है श्रीलंका में, ठीक है। तो भारतवंशी तमिलों की संख्या श्रीलंका में मिलती है आपको 5%, ठीक है। और श्रीलंकाई तमिलों की संख्या है टोटल 13%, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तमिल मुख्य रूप से श्रीलंका के उत्तर और उत्तर पूर्वी में आबाद है, ठीक है। तो उत्तर वाला ये एरिया, ठीक है, और इसके अलावा पूरब का ये तो उत्तर हो गया एंड उत्तर पूर्वी हो गया, एंड बीच में भी आपको ये मिलते हैं, ठीक है। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, ठीक है, जो कि आपको पीले वाले एरिया में मिलते हैं। तो सिंगली समुदाय के जो लोग हैं, सिंगली भाषा जो बोलते हैं वो बौद्ध ज्यादा मिलेंगे, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान, ठीक है। चाहे वो भारतवंशी तमिल हो या फिर श्रीलंकाई तमिल हो, जितने भी तमिल लोग हैं इसमें कुछ आपको हिंदू मिलेंगे और कुछ मुसलमान मिलेंगे। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, ठीक है। ये
ये मतलब भाषा के आधार पर नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे ईसाई धर्म का उदय हुआ, कुछ लोगों ने अपनाया, कुछ लोगों ने नहीं अपनाया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पूरे श्रीलंका में अलग अलग भाषा बोलने वाले 7% आपको ईसाई समुदाय के लोग मिलेंगे। वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी कोई एक भाषा नहीं, इसलिए इनको एक ग्रुप में नहीं रखा जाता, ये अलग ग्रुप में, ठीक है। लेकिन अगर बौद्धों की बात की जाए तो अधिकतर बौद्ध आपको सिंगली भाषा बोलते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने श्रीलंका का भी जो ज्योग्राफिकल है वो भी समझ लिया, और यहां पर आपने बेल्जियम का भी समझ लिया। अब एक एक करके दोनों ने किस तरह से सत्ता का बंटवारा किया, बहुशंख के बाद को सबसे पहले यहां पर समझते हैं श्रीलंका में, ठीक है। फिर सत्ता का बंटवारा किस तरह से हुआ, क्या क्या चीजें नहीं, एक एक करके सब चीज एक्सप्लेन करेंगे। हम बात करते हैं श्रीलंका की। तो कहा जा रहा है कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब बना था? 1948 में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जब कभी आप श्रीलंका के बारे में लिखेंगे तो ये पॉइंट ऐसे लिख देंगे अगर आप, तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं, यानी थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। बहुसंख्य के बाद चूंकि हेडिंग में ही दे दिया गया, ठीक है। और सिंगली समुदाय के लोग यहाँ पर हैं भी ज़्यादा, कितने परसेंट हैं? 74% आपको मिलते हैं सिंगली समुदाय के, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है। तो सिंगली भाषा या फिर सिंगली समुदाय के लोग जो हैं, इनकी चूंकि यहां पर संख्या ज्यादा थी, अर्थात बहुसंख्य थे, तो इन्होंने अपनी संख्या के बल पर यहां पर अपना शासन जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्य परस्ती के तहत कई कदम उठाए। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि भैया लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने क्या किया, सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए, ठीक है, कि भाई सिंगली समुदाय का यहां पर प्रभुत्व रहे, ठीक है, इनका दबदबा बना रहे, इसके लिए बहुसंख्य परस्ती के तहत कई सारे कदम उठाए कि भैया इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए कुछ कदम उठाए गए, कुछ नियम बनाने का प्रयास किया गया। कैसे? अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। चूंकि सिंगली समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा थी, बहुसंख्य थी, तो बहुसंख्य परस्ती के तहत मतलब इनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए क्या किया गया, सिंगली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। सबसे पहला कदम, ठीक है। इसके बाद विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरी में सिंगली को प्राथमिकता देने की नीति भी चली कि भाई जो सिंगली भाषा बोलते होंगे उनको यहां पर प्राथमिकता मिले। कहां पर? विश्वविद्यालय में और सरकारी नौकरियों में, दोनों जगह पर प्राथमिकता मिलने लगी। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, क्योंकि सिंगली समुदाय के जो लोग थे वो बौद्ध थे, ठीक है। और भैया लोकतांत्रिक सरकार में जिनकी संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, लोग उनका पक्ष लेने का, जहां ज्यादा वोट मिलते हैं लोगों को, ठीक है, तो भैया वोट बैंक को हर कोई प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यहां पर चूंकि सिंगली समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए इनके लिए कानून बनने लगे। बहुसंख्य परस्ती के तहत कई कदम उठाए गए, ठीक है, जिसमें आपने एक देखा कि भैया बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, प्राथमिकता दी गई, राजभाषा बना दी गई, 3 चीजें हो गई। अगले बिंदु में एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा दिया, ठीक है। जैसे जैसे यहां पर ये एक एक करके नियम बनने लगे, कदम उठाए जाने लगे, तो जो यहां पर श्रीलंकाई तमिल थे, ठीक है, श्रीलंकाई तमिलों ने क्या किया, अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी और शासन को लेकर के अपना बेगानापन इनके अंदर बढ़ने लगा, कि इनके अंदर धीरे धीरे खलबली मचने लगी, इनके अंदर पूरा सिस्टम हिल गया कि भाई अब तो केवल और केवल सिंगली समुदाय के लोगों को ही यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनके लिए आरक्षण मतलब प्राथमिकता दी जा रही है, संरक्षण दिया जा रहा है, राजभाषा बना दी गई, और हमारे लिए कुछ नहीं। तो इनके अंदर क्या हुआ, बेगानापन बढ़ने लगा, धीरे धीरे इनके अंदर मतलब एक तरह से कहो तो भाई ये उग्र होने लगे, ऐसे समझो, ठीक है। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। अर्थात जो तमिल लोग थे इनको ही लगने लगा कि भाई चाहे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हों, ठीक है, बौद्ध धर्मावलंबी सिंगली समुदाय के लोग, यानी सिंगली लोग जो है, ठीक है, ये सिंगली लोग जो हैं और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, ठीक है, सिंगली नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टियां, हाँ, सिंगलियों के द्वारा नेतृत्व करने वाली राजनीतिक पार्टियां, इनकी जो इनकी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो तमिल लोग हैं इनकी भाषा और संस्कृति के लिए असंवेदनशील हैं, अर्थात इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही हैं, इनकी भाषा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं, ठीक है। किनको लगा? जो तमिल लोग थे उनको ही लगने लगा कि भाई अब जो यहाँ की सरकार है और जो संविधान है, ये दोनों हमें हमारे अधिकारों से वंचित करने में लगी हुई हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य
कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये भी इनको समझ में आने लगा और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंगली समुदायों के संबंध बिगड़ने लगे। धीरे धीरे जब यहाँ पर देखा गया एक के बाद एक कई सारे जो फैसले आए उसमें केवल और केवल सिंगली समुदाय का ही पक्ष लिया गया, ठीक है, तमिलों का पक्ष लिया ही नहीं गया। तो तमिल लोगों में धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ कि भाई इनके अंदर बेगानापन बढ़ने लगा, ये थोड़ा सचेत होने लगे कि भाई सरकार संविधान सब कुछ हमारे विरोध में, हमें कोई भी देख भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे संबंध बिगड़ने लगे और एक तरह से कहो कि भाई तो विरोध वाली स्थितियां पैदा होने लगी। अगले बिंदु में श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अर्थात जब तमिलों को ये महसूस होने लगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके लिए आवाज नहीं उठा रही है, उनको धीरे धीरे दबाया जा रहा है, उनको धीरे धीरे समाज में दरकिनार किया जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू किया। तो अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, फिर तमिल को राजभाषा बनाने के लिए मांग रखी सरकार के सामने कि तमिल को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए और क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग की कि भाई जिन क्षेत्रों में हमारी संख्या ज्यादा है वहां पर हमें अधिकार दिए जाए, वहां पर हमें स्वायत्ता दी जाए, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की भी मांग की कि भाई जो सिंगली समुदाय के लोग हैं, ठीक है, इनको विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में चूंकि प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए जो तमिल लोग हैं इनको वहां पर अवसर कम मिल पा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें यहां पर भी समान अवसर दिए जाएं, समान अवसर की यहां पर मांग की और इसके लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्ता की उनकी मांग को लगातार नकारा गया। बाकी चीजों को तो थोड़ा बहुत सुना भी गया, लेकिन उन्होंने जो स्वायत्ता की मांग की कि जहां पर तमिल रहते हैं वहां पर हमें स्वायत्ता दी जाए, स्वतंत्र अधिकार दिए जाएं, तो भैया वहां पर क्या है कि इनकी स्वायत्ता वाले अधिकार की मांग को लगातार नकारा गया, बिल्कुल मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम अर्थात सरकार बनाने की मांग को लेकर के अनेक राजनीतिक संगठन बने। अर्थात 1980 के दशक तक आते आते अब यहां पर तमिल लोग अपने लिए आवाज उठाने के लिए केवल ना खड़े हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया, अपनी राजनीतिक संगठन बना लिए और ये कहा कि भाई उत्तर पूर्वी श्रीलंका में हम स्वतंत्र तमिल सरकार बनाएंगे और इसके लिए अनेक राजनीतिक संगठन बना लिए गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है अगले बिंदु में कि श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। हाँ, यहां पर एक तरफ अगर आप देखोगे तो मिल रहे हैं आपको तमिल लोग, दूसरी तरफ मिलते हैं सिंगली लोग, ठीक है। तमिलों की संख्या आपको लगभग यही 18% मिल रही है और सिंगलियों की संख्या है 14%, ठीक है। अब 18-14 इसमें डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन दोनों समुदायों की संख्या काफी अधिक है, ठीक है। संख्या अधिक होने की वजह से यहां पर क्या हुआ कि इन दोनों समुदायों के बीच में टकराव बढ़ने लगे और छोटे मोटे नहीं, काफी बड़े बड़े टकराव सामने आने लगे। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, इतनी लड़ाइयां होने लगी कि गृह युद्ध शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। भाई जब भी गृह युद्ध होता है तो इसी तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं, बहुत से लोगों को देश छोड़कर, घर छोड़कर भागना पड़ता है और किसी अन्य अनजान इलाके में जाकर के रहना पड़ता है। और इससे भी सबसे बड़ी चीज होती है कि लोगों की रोजी रोटी तबाह हो जाती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार चौपट होता है और देश की अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ जाती है। आपने पढ़ा, देखो क्लास 10 की जो आपकी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक है, इसके चैप्टर नंबर 1 में हम आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का जो रिकॉर्ड है इसको पढ़ेंगे। ये बताया गया है इसमें कि भैया रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मतलब हमारे आसपास के जो देश अगर हम देखें, हमारे क्षेत्र के देशों में तो आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य इसके मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड अच्छा है। पर वहां पर जो एक गृह युद्ध हुआ 1980 के आसपास, ठीक है, ये जो गृह युद्ध हुआ था 1980 में, जब राजनीतिक संगठन बने इसके बाद धीरे धीरे टकराव बढ़ने लगे, फिर जब गृह युद्ध हुआ, ठीक है, तो गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई। फिर 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ तो उसके पीछे कई सारे कारण रहे, ठीक है। आगे चल करके इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि भाई एक समाज को जब दबाया गया, ठीक है, तो उसने अपने उत्थान के लिए आवाज उठाई। जब आवाज उठाई तो भैया यहां पर धीरे धीरे गृह युद्ध होने लगे। गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग देश से बाहर चले गए, हजारों लोगों को अपनी जगह छोड़ने पड़ी। आर्थिक,
शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, संस्कृति, आर्थिक जीवन, सभी चीजों में परेशानियां हुई और ये युद्ध 2009 में जाकर के समाप्त हुआ। कैसे समाप्त हुआ ये आगे चल करके आपको पढ़ना है, अभी बस इतना समझो कि 2009 में ये युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, और अभी फिर से गृह युद्ध हुआ था, सरकार वगैरह वहां पर ध्वस्त कर दी गई थी, जिसके बारे में भी आपको आगे पढ़ना है। अभी एनसीईआरटी में इतनी ही जानकारी दी गई, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में जाऊंगा तो 20 से 25 मिनट में और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि भी हमारा टॉपिक ऐसा नहीं है, तो जितना है उतना समझ लो, फिर आगे बाद में समझेंगे। अब हम बात करते हैं बेल्जियम की कि बेल्जियम ने किस तरह से सत्ता का बंटवारा किया। यहां पर तो आपने समझ लिया कि भाई सत्ता का बंटवारा करने के लिए इन्होंने क्या किया, सिंगली समुदाय के लोगों को ही यहां पर स्वायत्ता ज्यादा दे दी। इससे क्या हुआ, यहां पर गृह युद्ध हुआ। ठीक है, यहां की स्थिति आपने देख ली। अब हम बात करते हैं बेल्जियम की। ठीक है, श्रीलंका ने तो अपना कबाड़ा कर ही लिया था। बेल्जियम की अगर बात की जाए तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया था। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया था। इन्होंने क्या किया, जितने भी क्षेत्रों में अंतर इनको देखने को मिला, जो क्षेत्रीय अंतर थे कि भाई इस इलाके में हिंदू हैं, उस इलाके में मुस्लिम है, उस इलाके में बौद्ध हैं, जैन है, तो जितने भी क्षेत्रीय अंतर थे, क्षेत्रीय विविधताएं थी, सांस्कृतिक विविधताएं थी, इन सबको स्वीकार किया। ठीक है, 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। इन्होंने सिर्फ इसलिए 4 संशोधन किए कि देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से किसी को भी बेगानेपन का एहसास ना हो, हर कोई मतलब सभी मिलजुल करके रहें और सिर्फ इतने नहीं, सभी लोग खुशी से रहें, हमारे यहाँ पर गृह युद्ध ना हो, सभी अच्छी तरह से रहें। ठीक है, उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम ने जिस तरह की का मॉडल अपनाया, जिस तरह से सत्ता का बंटवारा किया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित यहां पर दी गई, इनको समझ लो, फिर हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं, 4-5 पॉइंट दिए गए, 4-5 पॉइंट को समझो। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच वासी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। भले ही मतलब यहां पर अनुपात जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम ज्यादा है, लेकिन मंत्रियों की जो संख्या रहेगी वो समान रहेगी। ठीक है, कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। यानी जो भी यहां पर कानून बनाने जा रहा है, कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों पक्षों, डच और फ्रेंच भाषी दोनों भाषाओं के सांसदों का बहुमत उसके पास होगा, तभी वो विशेष प्रावधान ला पाएगा। ठीक है, इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। ऐसा हो जाए कि मतलब डच भाषा के लोग ही सारे के सारे सांसद बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों भाषाओं के आधे आधे मंत्री होंगे और जब दोनों का समान इनको बहुमत मिलेगा, दोनों पक्षों को बहुमत मिलेगा, तभी कोई फैसला ले सकते हैं। अगले बिंदु में, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द अर्थात सौंप दी गई। ठीक है, सुपुर्द कर दी गई अर्थात सौंप दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रही। यहां पर क्या हुआ, अनेक शक्तियां, ठीक है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों, एक आपको मिलता है डच वाला, एक मिलता है फ्रेंच वाला। ठीक है, तो दोनों इलाकों की जो सरकारें थी, राज्य सरकारें थी, उनको केंद्र की कई सारी शक्तियां सौंप दी गई, यानी कि उनको केंद्र के अधीन नहीं रखा गया, उनको मतलब अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु में। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व, यानी राजधानी में सरकार अलग बनेगी। ठीक है, और राजधानी में दोनों समुदायों के लोगों का समान प्रतिनिधित्व होगा। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो चूंकि यहां पर डच भाषी लोग थे, उन्होंने केंद्र में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया, इसलिए जो फ्रेंच लोग थे, इन्होंने यहां पर क्या किया कि मतलब ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अगले बिंदु में, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहां एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। ठीक है, ये जो तीसरे स्तर की सरकार, ये बहुत अधिक इंटरेस्टिंग है। ये सरकार भाषा आधारित होती है। ठीक है, डच यानी डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी समुदायों के लोग चाहे वे देश में कहीं भी रहते हो, अपनी अपनी भाषाई समुदायों की सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से समझो और इस पर प्रश्न बन सकता है। यहां पर क्या है, ये थोड़ा अलग है, ये आपको और किसी देश में नहीं मिलेगा।
क्या है, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहां पर एक केंद्र सरकार बनती है, एक राज्य सरकार बनती है, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार मिलती है जिसे कहते हैं सामुदायिक सरकार, ठीक है। अलग अलग समुदायों की सरकार बनती है, ठीक है। जैसे कि यहां पर कहा जाता है ये जो सरकार है ये भाषा पर आधारित होती है, ये किसी देश पर आधारित नहीं है, ठीक है। ये किस पर है, भाषा पर आधारित है। यानी डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी समुदायों के लोग चाहे वे देश में कहीं भी रहते हो, चाहे वो देश के उत्तरी इलाके में हो या पश्चिमी में या पूर्वी में या दक्षिण में, किसी भी इलाके में रहते हो, अपनी अपनी भाषाई समुदाय की सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं, ठीक है। पूरे देश के लोग मिलकर के अपनी भाषा की सामुदायिक सरकार का यहां पर चुनाव किया जाता है। इस सरकार को सांस्कृतिक शिक्षा, संस्कृति शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है, ठीक है। तो इनको ये एक अधिकार दिया गया है कि भाई आप संस्कृति, शिक्षा और भाषा पर फैसले लोगे, ठीक है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि बेल्जियम का मॉडल निश्चित रूप से जटिल है, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृहयुद्ध की आशंका पर विराम लग गया, वरना गृहयुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़े में बट गया होता, क्योंकि भाई यहाँ पर दोनों भाषाओं के लोगों की संख्या आधी आधी लमसम मिलती है आपको, एक की 59 एक की 40 है, तो लमसम ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दो टुकड़े में अब तक बट गया होता, बटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बेहद सफल मॉडल यहाँ पर रखा गया। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया, क्योंकि यहाँ पर आपको अधिक समानता देखने को मिलती है। और भी कई सारे कारण रहे होंगे, लेकिन ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय चुना गया, ये भी आपको पॉइंट मिल गया है, तो इसे आप याद रखना, ठीक है। प्रश्न आ सकता है कि भैया यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है, तो ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है, तो ये बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब बस एक टॉपिक और समझो, आपका ये समझ लो कि हो गया, ठीक है। तो बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, चाहे बेल्जियम की बात करें या श्रीलंका की बात करें, फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। वहीं भारत को अगर आप देखोगे तो भारत में भाषा के आधार पर कोई भी सामुदायिक सरकार नहीं बनती है, जबकि वहां पर बन रही है। हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर कोई भी सामुदायिक सरकार नहीं बनती है, ठीक है। तो भाई जहां पर जैसी जरूरत मिली उन्होंने उस हिसाब से लोकतंत्र को बना लिया, ठीक है। तो दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन दोनों देशों में जो सत्ता का बंटवारा किया गया वो अलग अलग तरीके से किया गया, ठीक है। सत्ता की साझेदारी जो की गई वो अलग अलग ढंग से की गई। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि भाई अगर हम हमारे देश में रहने वाले लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा देश टूट जाएगा। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता की साझेदारी करने पर सहमत हो गए और सत्ता की साझेदारी कर ली। वहीं श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है, ठीक है। तो ये श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने कहा कि भाई जो तमिल लोग हैं इनकी संख्या कम है और हमारी ज्यादा है, हम इनको दबा लेंगे, ठीक है, भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। गृह युद्ध हुआ, देश संकट में आ गया, ठीक है। अभी भी देखो तो श्रीलंका में कोई शांति है, बिल्कुल भी शांति नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब ये क्यों है, क्योंकि इन्होंने सत्ता का बंटवारा अच्छी तरह से नहीं किया। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत का मॉडल जो है वो इन दोनों से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। भारत के मॉडल को आपको आगे चल करके समझना है। अभी हम यहां पर श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण की हमने यहां पर बात की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अब यहां पर आपको सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दिए गए दो मुख्य तर्कों को एक एक करके समझना है, जिसमें पहला है युक्तिपरक और दूसरा है नैतिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क, पहला यहां पर आपको युक्तिपरक तर्क के विषय में पढ़ना है एंड दूसरे तर्क में यहां पर आपको नैतिक तर्क को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं युक्तिपरक की, अर्थात पहले तर्क की। इसमें कहा जा रहा है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अर्थात सत्ता का बंटवारा कर देना कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ये ठीक है। अब यहां पर प्रश्न दो बनते हैं कि भैया सत्ता का बंटवारा कर देना ठीक है, ये तो हमने मान लिया, ठीक है, लेकिन आगे कहा गया कि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। तो पहली बात तो ये, पहला प्रश्न तो ये कि टकराव हो क्यों रहा था,
और दूसरा, अंदेशा कम कैसे होता है? तो इसके लिए आप समझो सबसे पहले विभिन्न सामाजिक समूह को। विभिन्न सामाजिक समूह का मतलब ये है कि भैया एक देश में कोई एक ही समाज के लोग नहीं रहते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह के लोग मिलते हैं और वो भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह। जैसे कि हम देखते हैं एक देश में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग मिलते हैं, तो हर भाषा का एक समाज, जैसे कहते हैं हिंदी भाषाई समाज के लोग हैं, तमिल भाषाई समाज के लोग, तेलुगु भाषाई समाज के लोग, ठीक है। तो एक हो गया विभिन्न भाषाई समाज के लोग, दूसरा हो गया विभिन्न धार्मिक समाजों के लोग, ठीक है। तो आपको मिलेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, तो विभिन्न धर्म हो गया, ठीक है। फिर तीसरा मिलता है आपको विभिन्न जातीय समाज के लोग, ठीक है। हिंदू धर्म में अगर आप देखो तो विभिन्न जातियां मिलती हैं, इस्लाम में भी जातियां, हर में आपको डिवाइडेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर आपको मिलता है एक रंग के आधार पर, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई श्यामला है। फिर आपको मिलता है क्या, एक लिंग के आधार पर कि कोई महिला है तो कोई पुरुष है तो कोई समलैंगिक है। तो एक देश में या एक इलाके में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों के लोग रहते हैं। अब ऐसे में अगर केवल एक ही सामाजिक समूह के लोग हर समाज के लिए फैसले लेंगे तो क्या गारंटी है कि वो फैसला हर सामाजिक समूहों को पसंद आएगा, या हर सामाजिक समूह के लोग उस फैसले को स्वीकार कर ही लेंगे, या जो व्यक्ति हर सामाजिक समूह के लिए फैसला ले रहा है वो हर सामाजिक समूह के लिए सही है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में क्या है कि विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में टकराव होने लगता है, ठीक है। इस टकराव को कम करने के लिए यह जरूरी है कि सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए, अर्थात हर सामाजिक समूह का व्यक्ति सत्ता में साझेदार बने और जो भी निर्णय लिए जाएं उसमें हर सामाजिक समूह के व्यक्ति की हिस्सेदारी हो, ठीक है। अब जब हर सामाजिक समूह का व्यक्ति मिल करके फैसले लेता है तो ऐसे में जो टकराव की आशंका है, अंदेशा है, वो कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। अर्थात जो सामाजिक टकराव हैं ये केवल घर या छोटे मोटे स्तर तक ही नहीं रहते हैं, अक्सर ये बढ़कर के हिंसा का रूप ले लेते हैं। आप देखो बड़े बड़े दंगे होने लगते हैं, या कई बार राजनीतिक अस्थिरता का भी रूप ले लेते हैं, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा। जो वहां पर तमिल लोग थे और सिंघली लोग थे, इनके बीच में पहले टकराव बढ़ा, फिर धीरे धीरे गृह युद्ध में वो परिणत हो गया। इसी तरह से विभिन्न देशों में अब इन्हीं विभिन्न सामाजिक समूह के टकराव की वजह से डिवाइडेशन भी हो गए। जैसे कि भारत पाकिस्तान की बंटवारे की बात की जाए तो भाई यहां पर दो सामाजिक समूह के ही तो लोग हैं, एक मिलता है आपको हिंदू, एक मिलता है मुसलमान, ठीक है। तो भैया जो विभिन्न सामाजिक समूह के बीच का टकराव है ये गृहयुद्ध या हिंसा या राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले सकता है, इसलिए जरूरी है कि भैया सत्ता में हिस्सा दे दो जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व तो बना रहे, घर में शांति बनी रहे, ठीक है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। देखो जैसा कि श्रीलंका में हुआ, बहुसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो अगर सत्ता को पूरा कैप्चर कर लेते हैं और अपनी ही बातों को, सारी सारी अपनी इच्छाओं को हर व्यक्ति के ऊपर थोपने का काम करते हैं, तो शुरू शुरू में तो ये लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा, उनको लगेगा कि भाई हाँ हमारी भावनाओं का यहां पर हनन किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो धीरे धीरे ये क्या है कि टकराव से हिंसा, फिर राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले सकता है। आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक साबित हो सकता है, जो कि हमने देखा श्रीलंका में। श्रीलंका में पहले क्या हुआ, पहले जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग थे, सिंगली लोग थे, उन्होंने क्या किया, पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे अपनी जो इच्छाएं थी उनको बाकियों पर लागू करने लगे, कैप्चर करने लगे। फिर धीरे धीरे यहां पर पहले क्या टकराव हुआ, फिर हिंसा हुई, फिर गृह युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये देश की अखंडता के लिए घातक साबित हो सकता है अगर कोई एक ही समुदाय का व्यक्ति हर किसी के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपने का काम करता है। केवल ये अन्य समुदायों के लिए ही नहीं, बहुसंख्यक का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक होता है। अब आप कहोगे कि भैया जब हमारी ही कम्युनिटी के लोग हमारे लिए निर्णय ले रहे हैं तो घातक कैसे होगा, तो थोड़ा इसे बारीकी से समझो। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, आज से मान लो 100-200 साल पहले की अगर आप देखोगे, भारत की बात करते हैं, यहां पर हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे, जब हिंदू धर्म में हिंदुओं
का ही पूरे देश में हिंदुओं का राज था। 200-300 साल पहले आप देखो, तब आपको यहां पर जाति प्रथा, पहले क्या है कि अगर आप ग्रंथ उठाकर देखोगे तो केवल वर्ण व्यवस्था थी, फिर धीरे धीरे जाति प्रथा आ गई, फिर छुआछूत आ गया, फिर सती प्रथा आ गई, और भी कई सारी प्रथाएं आ गई। तो इन्होंने क्या किया, जब बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने पूरी पूरी अपनी सत्ता बना ली, तो अपने ही समाज के लोगों को दबाना शुरू कर दिया, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपने आप का सम्मान पाने के लिए। तो भैया जाति प्रथा लेकर के, ये कोई हमारे धर्म ग्रंथों का हिस्सा नहीं थी पहले, छुआछूत हमारे धर्म ग्रंथों में आज भी नहीं है, लेकिन समाज में ये आ गया तो प्रचलन में आया तो ये हमारे समाज का एक बहुत हानिकारक पहलू के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, तो भैया ये जो मतलब बहुसंख्यकों का अत्याचार है, ये केवल अल्पसंख्यक के लिए ही नहीं, बहुसंख्यक समुदाय के लिए भी बहुत हानिकारक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला तर्क जो कि था युक्ति परक। ठीक है, अब हम नैतिक तर्क की बात करते हैं दूसरे बिंदु में। दूसरा तर्क कहीं ज्यादा गहरा, यानी कि नैतिक तर्क जो है ये बहुत ज्यादा गहरा और इंपॉर्टेंट है। ये वैसे युक्ति परक से तो ज्यादा गहरा है ही है। कैसे समझो, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब है जहां पर लोगों का शासन हो। ठीक है, अब अगर केवल एक ही समाज का व्यक्ति पूरा शासन चलाएगा तो वहां पर लोकतंत्र कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि बाकी समाज के लोगों की हिस्सेदारी है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। जब तक सत्ता की साझेदारी नहीं करोगे, लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। यानी कि लोकतंत्र का मतलब यह है कि जिन लोगों पर शासन किया जा रहा है, जो लोग भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जो लोग भी देश में हैं, उन सभी के बीच में आप सत्ता को बांट दो। ठीक है, और ये लोग इसी ढर्रे से यानी कि सत्ता को बांट करके ही चलें। ये बदलाव नहीं होना चाहिए, सत्ता बांटो और इसी व्यवस्था से चलो। ठीक है, इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े। ठीक है, तो वैध लोकतांत्रिक सरकार वही कहलाएगी जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह के लोग शासन व्यवस्था के साथ जुड़े, यानी कि हर सामाजिक समूह का शासन व्यवस्था में जुड़ाव या फिर कहीं इसमें हिस्सेदारी या साझेदारी होनी चाहिए। ठीक है, सभी का योगदान होना चाहिए। आगे कहा जा रहा है इन दो तर्कों में से एक को हम युक्ति परक, पहले को युक्ति परक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नैतिक हो गया, ये आपका युक्ति परक हो गया। युक्ति परक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि देश में हिंसा ना फैले, राजनीतिक अस्थिरता ना फैले। ठीक है, जबकि अगर नैतिक तर्क की बात करें तो ये बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है कि बंटवारा क्यों जरूरी है। ठीक है, ये अंतर्भूत महत्व को बताता है और ये एक जो है तो महत्व को बताता है, एक लाभकर परिणामों पर जोर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने देख लिया कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इसके दो तर्क समझ लिए, एक युक्ति परक और दूसरा नैतिक। अब हम बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के रूपों की। ठीक है, चार प्रमुख रूपों को समझना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी और इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई, इसको समझो। ठीक है, तो अगली हेडिंग है सत्ता की साझेदारी के रूप। पहले बिंदु में कहा जा रहा है राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार आया। अच्छा, आपने इस चैप्टर में ध्यान दिया होगा अगर तो थोड़ा सा देखिएगा, दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, एक है सत्ता का बंटवारा और एक है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में चूंकि दोनों ही शब्द दिए गए थे इसलिए हमने दोनों को ही रखा है। अब इन दोनों को थोड़ा गहराई से समझो, इनकी डेफिनेशन को समझो। एक तरफ है सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा का अर्थ है कि सत्ता को बांट देना, यानी कि मान लो देश में 5 सामाजिक समूह के लोग हैं तो सत्ता को 5 भागों में डिवाइड कर दो, हर सामाजिक समूह के नेता को उसका एकाधिकार दे दो। ये हो गया सत्ता का बंटवारा। कि जैसे कि हिंदुओं का नेता केवल हिंदू हो सकता है, तो ये सत्ता को हमने बांट दिया। मुस्लिमों का नेता केवल मुस्लिम हो सकता, ये एकाधिकार देना होगा, ये हो गया सत्ता का बंटवारा। ठीक है, लेकिन सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि सभी लोग साझेदार बनकर के, यानी कि मिलजुल करके सत्ता का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम बंटवारा कर देंगे तो भैया हो सकता है कि समाज जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। ठीक है, लड़ने लगे और ये देश की अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए क्या किया गया, इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया और सत्ता की साझेदारी को अपनाया गया कि सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे की कम्युनिटी को संभालने का काम करेंगे, एक दूसरे के लाभ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी कि सत्ता की साझेदारी करेंगे, जिससे कि हमारे देश की अखंडता बनी रहे, हमारा देश बटे ना। ठीक है, एकता बनी रहे। ठीक है, तो लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। हां, ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
आज से ही नहीं, सैकड़ों हजारों सालों से अगर आप देखोगे तो बहुत लंबे टाइम से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की जो भी शक्तियां हैं वो केवल एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रखो। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। मान लो कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, ठीक है, और शक्ति जो है फैसला लेने की वो बटी हुई है, तो कौन फैसला लेगा, कैसे लागू किया जाएगा? तो आपातकाल की स्थिति में ये मतलब बहुत भयानक साबित हो सकता है। इसलिए क्या किया गया, ये लंबे समय से मानता चली आ रही कि भैया जो सरकार की सारी शक्तियां वो किसी एक व्यक्ति को दे दो या खास स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह को दे दो। अच्छा, हमारे देश में लोकतंत्र में क्या किया गया, लोकतंत्र में जो सरकार की शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति को ना देकर के खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में दी गई। जैसे कि हमारे देश में संसद हो गया, कैबिनेट हो गया, इनके हाथ में निर्णय लेने की सारी शक्तियां होती हैं। और संसद या कैबिनेट में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं जो जनता की तरफ से फैसले लेने का काम करते हैं, यानी कि जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक या एमपी बैठते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि किसी एक व्यक्ति या खास स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह को ये फैसला दी, मतलब ये ताकत दी जाए। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। अच्छा, लोकतंत्र का ये एक बुनियादी सिद्धांत है, अर्थात नींव है। क्या नींव है? कि भैया जो भी शक्तियां हैं, ठीक है, शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। जनता के बिना कोई शक्ति नहीं। आपको शक्ति मिलेगी लेकिन जनता से मिलेगी। जनता कैसे देगी? जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, ठीक है, और अपनी तरफ से निर्णय लेने का अधिकार, निर्णय लेने की शक्ति उस प्रतिनिधि को देगी। ठीक है, और फिर वो प्रतिनिधि अपना एक नेता चुनेगा। ठीक है, और वो अपने नेता को शक्ति देगी कि भाई नेता, हम आपको ये अधिकार देते हैं कि आप जनता के लिए निर्णय लो। ठीक है, लेकिन निर्णय वही लोगे जो जनता को स्वीकार होगा। ठीक है, तो लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं, क्या है संस्थाओं, स्वशासन की संस्थाओं, जैसे कि हमारे यहां पर संसद है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, कैबिनेट है, तो इन संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं लोग। क्या है? स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से, यानी कि हमने अपने शासन करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुना और प्रतिनिधि कुछ संस्थाओं के माध्यम से शासन चलाने का काम कर रहा है। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। कहा क्या कहा जा रहा है? एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों, यानी समाज में जितने भी समूह के लोग रह रहे हैं उन सभी के विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। किसी के भी विचार को अपमान नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हम तुम्हारे विचारों को नहीं सुनेंगे। यानी अगर अच्छा लोकतंत्र है, अच्छा लोकतांत्रिक शासन है, तो वहां पर समाज में रहने वाले सभी समूहों और उनके विचारों को सम्मान दिया जाएगा और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होंगी। जो भी नीति तय की जाएगी, हर नीति तय करने में सबकी बातें शामिल होंगी, हर समाज की बातों को सुना जाएगा। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। ठीक है, तो भैया सबसे अच्छा लोकतंत्र वही होगा जिसमें लोग सबसे ज्यादा हिस्सेदार हों। ठीक है, वोटिंग जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा लोग सहभागिता दिखाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा लोकतंत्र माना जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब आगे कहा जा रहा है, एक हेडिंग दी गई है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। अब अगर हम आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को देखें तो हर देश ने लोकतंत्र को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रखा हुआ है। जैसे कि भारत में आप देखोगे तो भारत में लोकतंत्र का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग तरीके का है। सबसे ऊपर केंद्र में एक सरकार मिलती है, फिर राज्य में मिलती है, फिर इसके बाद में नीचे की और इस तरह हैं जिनके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपको जिला लेवल पर अगर आप शहर में देखोगे तो वहां पर आपको मिलती है न्याय एक प्रकार से, एक मिनट, चेयरमैन वहां पर बनते हैं। ठीक है, नगर पालिका मिलती है, नगर परिषद मिलती है। उसके नीचे अगर आप देखोगे गांव में, तो गांव में आपको मिलते हैं पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या है कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रखो। चाइना में अगर आप देखो वहां पर अलग तरीके से, श्रीलंका में देखोगे तो वहां पर अलग तरीके से, नेपाल में देखो अलग, तो हर देश में अपनी अपनी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को उन्होंने मॉडिफाई करके रखा हुआ। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों को देखें। जो कुछ प्रचलित उदाहरण हैं जिनमें चार यहां पर दिए गए, चारों को एक एक करके समझो। ठीक है, तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है शासन के विभिन्न अंग,
ठीक है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। हमारे देश में अगर हम अपने देश की बात करें तो शासन के इन 3 अंगों के बीच में सत्ता को बांट दिया गया है, सत्ता का बंटवारा रहते हैं। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। हुआ क्या है कि सत्ता जो है, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया इन तीनों के बीच में एक ही लेवल पर, क्षैतिज वितरण किया गया, यानी कि एक ही स्तर पर, एक ही लेवल पर। जैसे कि ये एक लेवल है, ठीक है, इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ये आपकी हो गई एक तरफ विधायिका, ठीक है, ये आपकी हो गई कार्यपालिका जिसे के से हमने कर दिया, और ये हो गई आपकी न्यायपालिका। ठीक है, तो 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ना तो कोई ऊपर है ना कोई नीचे, तीनों एक ही लेवल पर है, तो एक ही स्तर पर इन तीनों को रखा गया है। ठीक है, अब जो ये तीनों हैं, ठीक है, अपनी अपनी का शक्ति का उपयोग करते हैं, एक ही लेवल पर रहकर, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ठीक है, ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। जो बंटवारा ये किया गया है, ठीक है, ऐसे में ऐसा बंटवारा करके ये सुनिश्चित करने का कार्य किया गया है कि भाई कोई भी एक अंग, ना ही विधायिका, ना ही कार्यपालिका और ना ही न्यायपालिका, कोई भी एक अंग अपनी सत्ता का असीमित उपयोग ना कर पाए, क्योंकि यहां पर हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। अगर हम विधायिका की बात करें तो वो कार्यपालिका के ऊपर अंकुश लगाकर रखती है। कार्यपालिका की बात करें तो वो न्यायपालिका के को स्थापित करने में अपना सहभागिता दिखाती है। न्यायपालिका की नियुक्ति जो कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, आगे पिछले चैप्टर्स में हमने आपको बताया था, आगे आपको और डिटेल में इसको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और जो न्यायपालिका, ये कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों के ऊपर कंट्रोल बना करके रखती है। ठीक है, तो यहां पर चूंकि इन दोनों का क्षैतिज वितरण किया गया है, एक ही स्तर पर, एक ही लेवल पर इनको डिवाइड किया गया, तीनों को शक्तियां दी गई हैं, इसलिए तीनों एक दूसरे के ऊपर अंकुश रखने का काम करते हैं। ठीक है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है, सत्ता ना कोई अधिक उपयोग कर पाती है, ना ही कोई कम। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती। क्या है, जो कार्यपालिका है ये सत्ता का उपयोग करती है। कार्यपालिका में कौन आते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं, ठीक है, अधिकारी आते हैं, ये सत्ता का उपयोग करते हैं, लेकिन संसद के अधीन रह करके ये कार्य करते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की बात की जाए तो न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका दोनों पर दोनों बनाए, एक मिनट, कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। ठीक है, तो देखो कार्यपालिका जो है ये न्यायपालिका की नियुक्ति जरूर करती है, पर जो न्यायपालिका है ये कार्यपालिका पर भी अंकुश लगाकर रखती है, और विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून हैं इनकी जांच करती है, इन कानूनों पर भी अंकुश लगाकर रखती है कि विधायिका कोई ऐसा कानून न बना दे जो जनता के लिए अच्छा ना हो या लोकतंत्र के लिए अच्छा ना हो। ठीक है, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है, तो आप इसे आराम से ये लिख सकते हो। ठीक है, इस पूरे को टीप दो, बिल्कुल ऐसा ही लिख सकते हो। ठीक है, तो याद कर लेना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे यहां पर, आप ध्यान से इसको समझना। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कार्यपालिका निम्नलिखित में से किसको अपने नियंत्रण में रखती है, तो कार्यपालिका ना तो न्यायपालिका को नियंत्रित करती है और ना ही विधायिका को। ठीक है, जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों को नियंत्रित करने या इन दोनों पर अंकुश लगाने का काम करती है। ठीक है, कार्यपालिका जो करती है वो सिर्फ इतना कि न्यायपालिका की नियुक्ति में अपनी सहभागिता दिखाती है। ठीक है, सबसे पावरफुल कौन है, तो तीनों लेवल पर, तीनों एक ही लेवल पर हैं, लेकिन सबसे पावरफुल है यहां पर न्यायपालिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब न्यायपालिका से ज्यादा पावरफुल कह दो कि विधायिका ने जो कानून बने उसी के आधार पर न्यायपालिका चलती है, तो हम किसी को ज्यादा पावरफुल या कम पावरफुल नहीं कह सकते हैं। हाँ, अधिकारों की बात की जाए तो सबसे अधिक अधिकार न्यायपालिका और विधायिका के पास में, कार्यपालिका थोड़ा कम अधिकार रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहें। ठीक है, पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। देखो ये आप सभी को पता होगा, ठीक है, इसके बारे में आप सभी को पता है, बट हाँ इसको भी थोड़ा हम डिटेल में आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि भैया हमने सबसे पहले सत्ता का क्षैतिज वितरण कर दिया 3 भागों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इसके बाद सरकार के बीच में विभिन्न स्तरों पर, यानी कि जो विधायिका है
ठीक है, जो सरकार का स्तर है, ठीक है, हमने सरकार के स्तर पर क्या किया, सरकार के बीच में विभिन्न स्तरों पर हमने फिर से सत्ता का बंटवारा कर दिया, जिसे पूरे देश के लिए एक सामान्य स्तर के सामान्य सरकार बना दी, ठीक है, जिसे हमने कह दिया कि भाई ये एक जिसे हमने कह दिया केंद्र सरकार या संघ सरकार, ठीक है, ये केंद्र स्तर पर हो गए। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार, जिसे हमने कह दिया राज्य सरकार, ठीक है, हमारे देश में राज्य सरकार का, जिसे प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार भी कहा जाता है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। हमारे देश में इसे हम कहते हैं आमतौर पर राज्य सरकार, ठीक है। अगर हम बात करें पूरे देश के लिए, ठीक है, पूरे देश के बनने वाली जो सामान्य सरकार, इसे कहते हैं केंद्र, ठीक है। फिर अगर हम बात करें प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर, तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन भारत में इसे हम राज्य सरकार कहते हैं। फिर हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि भाई हमारे देश में ऐसा हो रहा है तो हर देश में ऐसा है, चाइना में अलग तरीके का है, पाकिस्तान में अलग तरीके का है, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहां पर हर देश में अलग अलग तरीके से सरकार का जो डिवाइडेशन है वो किया जाता है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, ठीक, जैसे कि श्रीलंका में आपको प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। जहां कहीं भी जिस भी देश में मतलब हमारे देश की तरह सत्ता का बंटवारा किया गया, वहां पर वहां के संविधान में इस बात का उल्लेख जरूर किया गया, स्पष्ट उल्लेख दिया गया है कि भैया केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा किस तरह का होगा, किसे कितनी शक्तियां मिलेंगी। बेल्जियम में तो ये काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है, ठीक है, श्रीलंका में नहीं हुआ, इसलिए श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था, ठीक है, अभी भी हुआ था, ठीक है। तो राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। तो राज्य सरकार तक हमने देख लिया। फिर राज्य सरकार के नीचे अगर आप देखोगे तो नगर पालिका, पंचायतें ही मिलती हैं, यहाँ पर भी इसी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, इसी तरह से नियम कायदे कानून रहते हैं, ठीक है। तो नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो सबसे पहले क्षैतिज वितरण हो गया, फिर आपको मिलता है ऊर्ध्वाधर वितरण, कि भाई जो सरकार है यानी विधायिका है, ठीक है, इसका फिर हमने कर दिया कैसे, ऐसे बंटवारा। सबसे ऊपर आपको मिल गई केंद्र, फिर मिल गया राज्य, फिर मिल गया आपको नगर पालिका, या फिर हमने कह दिया इसके नीचे आपको मिल गई पंचायती, ठीक है। तो फिर इसे हमने क्या किया, ऊर्ध्वाधर डिवाइड कर दिया, ठीक है। हम अगले अध्याय में इस पर विचार करेंगे। तो अगला जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2, उसमें आपको इसके विषय में पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले बिंदु में जो हमारा तीसरा सत्ता के बंटवारे का प्रकार है, उससे आपको समझना है। हाँ, सत्ता के साझेदारी के अनेक रूपों में तीसरे रूप को समझना है। दो रूप आपने समझ लिया कि एक हो गया क्षैतिज वितरण, एक हो गया आपका ऊर्ध्वाधर वितरण। अब तीसरे वितरण का समझो। इसमें क्या है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच में हो सकता है। कहने का अर्थ यहाँ पर कि सत्ता का जो बंटवारा होता है वो विभिन्न सामाजिक समूह, जैसे कि भाषा या धर्म के आधार पर किया जा सकता है। भाषाई और धार्मिक समूह के बीच में सत्ता का बंटवारा हम कर सकते हैं, ठीक है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में जिस तरह की सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, जिस तरह के नियम बनाए गए, जिसके विषय हमने आपको बताया, ठीक है, वो एक अच्छा उदाहरण में देखने को मिलता है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समूह और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो कुछ देशों में क्या है कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि भैया जो इस बात का प्रावधान किया गया संविधान या फिर कहीं कानून में कि जो सामाजिक समूह कमजोर हैं, कमजोर समुदाय के लोग हैं या महिला जो हैं, इनको विधायिका या प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, कुछ आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इससे अगर हिस्सेदारी नहीं है तो इनको हिस्सेदारी दी जाए, ठीक है। अगर हम अपने देश में देखें तो आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बारे में हमने पिछले अध्याय में, पिछले साल क्लास 9 की एनसीईआरटी में आपको बताया था, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे। अब मान लो कि भाई कोई व्यक्ति है जो खुद चुनाव नहीं जीत सकता, ठीक है, आरक्षण दे दिया, वो जीत गया। जब तक खुद चुनाव नहीं जीत पा रहा था तब तक वो शासन से अलग महसूस कर रहा था, वो कह रहा था कि भाई बड़े बड़े लोग हैं, वही निर्णय ले रहे, हमारे समूह का कोई व्यक्ति वहां पर है ही नहीं, तो हम कैसे माने कि हमारे लिए सही निर्णय लिया जा रहा है, हमारी बात वहां तक पहुंच ही नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसे जब हर सामाजिक समूह का व्यक्ति सत्ता में होता है तो वो अपनी बात को रखता है, अपनी
अपने अधिकारों की बात करता है, अपने लिए बात करता है, ठीक है। और कुछ सामाजिक समूह के लोग जब वहां पर पहुंच ही नहीं पाते हैं तो उनकी बात वहां पर होती भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे में सभी सामाजिक समूह के लोग बराबर की हिस्सेदारी रखें, इसलिए जो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे होते उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, ताकि वो खुद को शासन से अलग ना समझें। वो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे तो हम उनको आगे बढ़ाएंगे, उनके अधिकार दिलाने में मदद करेंगे। ये काम करता है संविधान, ठीक है। आगे अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भी महिलाओं को सत्ता में उचित हिस्सेदारी देने के लिए काफी सारे कदम उठाए गए और उठाए जा रहे हैं, ठीक है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करें, यानी कि आगे के चैप्टर्स में चर्चा करेंगे। जो सामाजिक विविधताएं हैं, सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के जो तरीके हैं, ठीक है, कि किस तरीके से विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह के लोगों को सत्ता या फिर शासन में भागीदारी दिलाई जाती है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब अगला बिंदु जो कि हमारा लास्ट है, इसको भी समझो, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी देख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा गहराई समझना। कहा गया है कि सत्ता के बंटवारे का एक रूप, ठीक है, विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके के रूप में भी हम देख सकते हैं। ये एक तरीका है, क्या है, ये एक तरीका है शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने का। क्या है, एक तो दबाव समूह बनाना, ठीक है, और दूसरा आंदोलन करना। दबाव समूह कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से दबाव समूह हैं और आंदोलन किस तरह से होती है, इसको थोड़ा बारीकी से समझो, ठीक है। ये भी सत्ता के बंटवारे का एक रूप है, ठीक है, के रूप में हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों को देखते हैं। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में देखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रूप है। कहा जा रहा है लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। अब देखो जनता है तो जनता के सामने ये सरकार के लिए जिम्मेदारी बनती है कि भाई जनता के सामने, लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प रखा जाए, कि सत्ता के दावेदार जो भी हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को या एक समूह को सत्ता देने का मतलब चुनाव, सत्ता देने के लिए चुनाव जनता कर सके, ठीक है। किसी एक व्यक्ति को मिले तो चुनना जनता के हाथ में, ये विकल्प जरूर रहना चाहिए। सामाजिक, एक मिनट, समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जनता विभिन्न पार्टियां देखती है कि भाई बीजेपी है या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, उनमें से किसी एक पार्टी को जनता चुन लेती है कि भाई हाँ, इस पार्टी को हम सत्ता सौंप रहे हैं, ठीक है। तो वही कहा गया है लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए, ठीक है। बीजेपी ने कहा कि भाई हम अच्छे से सत्ता चलाएंगे, कांग्रेस कह रही हम अच्छे से करें। अब जनता किसी एक को चुन लेगी, जनता के सामने विकल्प दिए गए, चार है, चार में से एक को चुनो, जनता ने चुन लिया। तो अभी क्या है कि पार्टियों के रूप में ये विकल्प उपलब्ध है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, लड़ाई लड़ती हैं। हर पार्टी अपने अपने वादे करती है, ठीक है, कि भाई हम ये करेंगे, वो कहती है हम वो करेंगे, हम राम मंदिर बनवाएंगे, वो कहते हैं हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करें। तो विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं, ठीक है। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। अब पार्टियां आपस में लड़ती हैं, ठीक है, तो इसी से ये सुनिश्चित हो जाता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं रहेगी, ठीक है। धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन होता रहता है। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है, ठीक है। अगर हम थोड़ी लंबी समय अवधि की बात करें, जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार चल रही। इससे पहले अगर आप देखो तो सपा की थी, यानी अखिलेश यादव की थी। उससे पहले मायावती जी की थी, जिसे बसपा कहा जा रहा था। उससे पहले भी हमें विभिन्न प्रकार के पार्टियों की सरकारें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सत्ता परिवर्तन होता है, इसमें होता क्या, इसमें लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दूसरी से पहली पार्टी को, तीसरी को सपोर्ट करते हैं। तो ये सत्ता परिवर्तन लगा रहता है। इसमें अगर हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे, गौर करेंगे तो पाएंगे कि अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली जो पार्टियां हैं उनके हाथ में सत्ता आती जाती रहती है, ठीक है। कई बार सत्ता की ये भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, जैसे कि गठबंधन की हमने देखी, ठीक है। एकदम प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं जहां पर सत्ता की भागीदारी होती है, ठीक है। जैसे कि गठबंधन की सरकार बनी, चार प्रकार के लोगों ने कहा कि भाई हमारी ये मांगे हैं, उनका हमारी ये मांगे, तो चारों लोगों ने मिलकर के सत्ता बना ली और एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए प्रत्यक्ष रूप से सत्ता की भागीदारी कर रहे हैं। तो ये भी हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर दो या अधिक पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती है। जैसे कि भी आप बिहार में देखोगे तो एनडीए की सरकार बनी है वहां पर, या फिर कहें कि नीतीश जी
मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या अकेले वो ही उन्हीं की पार्टी से बने हैं? नहीं, बीजेपी का समर्थन उनको मिला है, बीजेपी के समर्थन से इस बार वो अब उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, ठीक है। तो भैया सत्ता, ये जो मतलब गठबंधन की सरकारें होती हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से में सरकार में भागीदारी का एक उदाहरण पेश करती हैं, ठीक है। आगे, लोकतंत्र में हर व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। क्या है, लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति या किसान या औद्योगिक मजदूर जैसे कई सारे संगठन होते हैं, ये भी अपने हित समूह को भी संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। हाँ, ये लोग भी क्या है कि भाई अपनी मांगे रखते हैं सरकार के सामने कि हमारी बात को पूरा किया जाए तभी हम आपको समर्थन देंगे, तो इनका भी हमें एक वो देखने को मिलता है। एक मिनट, हाँ, इनकी भी हमें सक्रिय भागीदारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो क्या करते हैं, या तो ये सीधी भागीदारी ले लेते हैं कि भाई किसान अब जो है तो इस पार्टी के साथ में है, ठीक है, या किसान यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, या तो हम ऐसा कर रहे हैं, या व्यापारी इस पार्टी को सपोर्ट करे, तो सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर के जो नीति बनाई जाएगी वो ऐसी होनी चाहिए, किसानों के लिए ऐसा कानून होना चाहिए, नहीं लाओगे तो हम इसे आंदोलन करके फेल करवा देंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है लोकतंत्र में भागीदारी का, सत्ता के बंटवारे का, कि भाई किसानों को ये चीज पसंद नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक तरीका, इस तरीके से भी लोग भागीदारी करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी जो टॉपिक दिए गए थे वो सारे हमने एक्सप्लेन कर दिए, एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देखा, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर बात की थी बेल्जियम की। बेल्जियम में आपको फ्रेंच, डच, जर्मन, ये 3 भाषा के लोग मिलते हैं। यहाँ पर किस तरह से पहले की चीज़ें थी ये हमने समझा था। फिर हमने यहाँ पर श्रीलंका में देखा कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें थी। यहाँ पर सिंगली, श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल और मुसलमान, ये 3-4 समुदाय के लोग रहते हैं। किस तरह से यहाँ पर सत्ता का डिवाइडेशन पहले हुआ था ये भी देखा। फिर श्रीलंका में किस तरह से जो सत्ता परिवर्तन हुआ, गृह युद्ध हुआ श्रीलंका में बहुसंख्य के बाद, इसमें हमने ये देखा। फिर बेल्जियम की समझदारी हमने यहाँ पर देखा कि बेल्जियम में पहले किस तरह की स्थिति थी, फिर किस तरह से इन्होंने यहाँ पर सत्ता मतलब में संविधान में संशोधन करके सत्ता को बांटने का काम किया, किस तरह से स्थितियां सुधरी वो हमने यहाँ पर देखा। फिर सत्ता की साझेदारी में हमने यहाँ पर एक युक्तिपरक और नैतिक तर्क, इन दोनों तर्कों को समझा। फिर सत्ता की साझेदारी के रूपों को हमने यहाँ पर समझा, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी क्षैतिज वितरण की, फिर हमने बात की थी ऊर्ध्वाधर वितरण की। फिर तीसरे में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर जो मतलब विभिन्न सामाजिक विविधताएं हैं, ठीक है, सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी किस तरह से अलग अलग तरीकों से मिलती है, इस पर हमने चर्चा की यहाँ पर, और इसको और डिटेल में अगले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिर सत्ता के बंटवारे का एक रूप यहाँ पर दबाव समूह और आंदोलन द्वारा किस तरह से हमें देखने को मिलता है, इस चीज को भी हमने यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह चाहिए हैं तो हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अदरवाइज आप DRIDHSANKLP से प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, प्ले स्टोर पर हमारा ऐप अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर नोट्स परचेज करने में या कोर्स परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इंस्टाग्राम की, ट्विटर की, हर चीज़ की लिंक दे दी, प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट से हम काफ़ी सारे मुद्दे उठाते हैं तो उसमें हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उतनी ज़्यादा आगे हमारे वीडियोस पहुंचते रहते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने अभी तक की आई हुई क्लासेस नहीं देखी तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा वो है संघवाद। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सरकार जो है वो सत्ता का ऊर्ध्वाधर मतलब सरकार में सरकार का किस तरह से ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, ठीक है। मतलब सत्ता का हम ऊर्ध्वाधर वितरण डिटेल में यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं रिव्यू में। तो यहाँ पर आपको संघवाद क्या है समझना है, ठीक है। संघवाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना है। पूरे विश्व का हमने नक्शा यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था किस तरह की है आपको ये समझना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इनको भी आपको समझना है। फिर संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ठीक है। इसमें भारतीय राज्यों को भी रखा है, भाषाई राज्यों को, भाषा के आधार पर हमारे देश में डिवाइडेशन किया गया। 1947 के भारत का नक्शा भी रखा गया, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर भाषा नीति किस तरह की हमारे देश में, केंद्र राज्य का संबंध किस तरह का, ये भी आपको
आपको समझना है। भारत की भाषाई विविधता किस तरह की है, ये भी आपको समझना है। पूरा हमने ग्राफ वगैरह यहाँ पर बना के रखा है। भारत में विकेंद्रीकरण, इसको भी आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, डेटा जो दिया जाता है, ठीक है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एनसीईआरटी में काफ़ी सारा गलत डेटा दिया जाता है, इसे आप यहाँ पर डिटेल में समझना, ठीक है। इसके अलावा और एक दो टॉपिक हैं, प्रश्न दिए गए, ठीक है, और हमने हर एक प्रश्न को डिटेल में रखा है, और इसी के साथ ब्राजील का एक प्रयोग वो दिया गया, और फिर हमारा चैप्टर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, चैप्टर 1 का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।